आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और आज सत्र का दूसरा दिन है। सत्र की कार्रवाई आज से नए संसद भवन में चलेगी। इसी बीच चर्चा है कि मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर आएगा। 1996 से 27 साल पहले में कई बार ये अहम मुद्दा संसद में उठ भी चुका है, लेकिन दोनों सदनों में पास नहीं हो सका। 2010 में तो हंगामे के बीच राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने हमेशा इसका समर्थन किया। हालांकि कुछ अन्य दलों ने महिला कोटा के भीतर ओबीसी और आरक्षण की मांगों को लेकर इसका विरोध किया है। अब एक बार फिर कई दलों ने इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने और पारित करने की जोरदार वकालत की, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि उचित समय पर ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, इस लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गई हैं, जो कि कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 15% से भी कम है। तो देखिए, संसद का विशेष सत्र आज नए संसद भवन में देखने को मिलेगा। 18 से 22 तक ये सत्र चलेगा और आज गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा और पुरानी संसद में सोमवार 18 को कार्रवाई का अंतिम दिन था, जहां स्पेशल सेशन के बाद कल शाम तकरीबन 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। वही सूत्रों के हवालों से बताया गया कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद ये ट्वीट डिलीट भी हो गया। अब इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वाकई में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है क्या। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है और गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का दिन भारत के इतिहास में कितना बड़ा दिन है और आज नए संसद भवन में क्या कुछ सुनने या देखने को मिलेगा, कौन कौन से बिल आज सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। विवेक, देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज से नए संसद भवन में सत्र का आगाज होगा और जिस तरीके से लगातार ये चर्चा चल रहा था कि नए संसद भवन सत्र का आगाज कैसा होगा, तो आज सबके सामने है कि नए संसद भवन सत्र का आगाज होगा। अगर बात की जाए तो नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, सीटों को लेके हिसाब से भी बेहतर है। और बात की जाए अगर सीटों की, तो निश्चित तौर पर महिला आरक्षण बिल जो है कैबिनेट में पास हो चुका है और आज जो है सदन के सत्र में इसे मंजूरी भी मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती आ रही है, 12 सितंबर 1996 से लेकर अब तक 27 सालों का इंतजार है कि ये आरक्षण कब पास होगा दोनों सदनों में। राज्यसभा में 2010 में पास भी हुआ था, हंगामेदार रहा था ये सत्र, इसके बाद लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस बिल का समर्थन करती रही हैं, लेकिन कुछ अन्य दलों ने कुछ टेक्निकल पेचों के आधार पर इसका विरोध किया। अगर ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, देश की दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस लगातार इस बिल के समर्थन में नजर आई है। 2010 में तमाम खींचतान के बाद राज्यसभा में यह बिल पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा तक आते आते आखिर इतना वक्त क्यों लग गया, या यूं कहें कि ये पेच कहां फंस रहा है। देखिए अगर बात की जाए तो 1996 से इसकी कोशिश जारी है। वाजपेयी सरकार से यूपीए सरकार तक सभी ने अपनी कोशिश इसमें की कि इस बिल को पास कराया जाए। 2008 के करीब एक स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी कि इस पे रिपोर्ट लागू करे, इसको रिव्यू करे। उसके बाद 2010 में राज्यसभा में इसको पारित किया गया। बात की जाए तो लोकसभा में आते आते ये बिल पारित नहीं हो चुका था। कई अन्य राजनीतिक दल थे जो इसके विरोध में लगे थे, कई टेक्निकल पेच इसमें फंसे हुए थे। जिस तरीके से देखा जाए कि महिला आरक्षण बिल पे, तो महिला आरक्षण बिल पे जो बाकी जो एससी और एससी कैटेगरी है, तो आरक्षण की बात आ रही थी कि जो एससी कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनको इसमें अलग से ही आरक्षण दिया जाए। तो ये मामला अब तक पता चला रहा था और 96 से लेके आज कुल देखिए 2023 का समय, 27 साल का ये लंबा वक्त हो गया है और 27 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में
नए संसद भवन में इसका आगाज होने वाला है। और जिस तरीके से बात की जाए तो पूरी तैयारी सरकार की है कि महिला आरक्षण बिल को दोनों ही सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसमें पारित करा ली जाए। अगर लेकिन बात की देखिए जाए विवेक, पुरुष और अब इस महिला बिल पर दोनों क्रेडिट लेने की भी मतदाताओं होड़ मच गई है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ये बिल हमारी सरकार का बिल है, तो वही भाजपा के सांसद कह रहे हैं इस बिल को लेकर कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये क्रेडिट लेने की होड़ को किस तरीके से देखा जाए विवेक? देखिए, जाहिर सी बात है, दोनों ही पार्टियां जो है इस बिल पे समर्थन करती रही है, किसी ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया है। अब बात की जाए तो अभी जो 543 सांसद है उसमें केवल 15% महिलाएं सांसद है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत भी थी। 27 सालों से इसके प्रयास तो किया जा रहा था। 1996 12 सितंबर से लगातार ये जारी था। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। 1998 में भी बात की जाए तो दोनों सदनों में पारित की जाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद जब यूपीए 2 की बात आई तो यूपीए 1 में इसका स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई, फिर यूपीए 2 2010 में इसको राज्यसभा में पास भी करा लिया गया। तो दोनों ही सरकारें ने अपना अपना मंथन इस बिल पे किया है, अपना प्रयास किया, अपना समर्थन दिया है और पूरी कोशिश की है कि इस बिल को सदन के दोनों सत्रों में पास करा दी जाए। दोनों ही सरकार का योगदान रहा है। बात की जाए तो 27 साल बाद केंद्र में लगातार दूसरी बार काबिज नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल को अब सदन के दोनों पटलों पर रखेगी और जहां तक अगर बात की जाए तो दोनों पटलों में पास भी हो जाएगा। लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत है, राज्यसभा में वो किसी भी तरीके से बहुमत जुटा लेती है। कांग्रेस विरोध करने को तैयार है नहीं, तो कोई खास इस बार विरोध देखा नहीं जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। तो पूरी उम्मीद है कि नए संसद भवन में इस बिल को पास करा लिया जाएगा। अब बात अगर क्रेडिट की है तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने इस पर अपने अपने प्रयास किए हैं। अब कौन कितना ज्यादा प्रयास करता है, किसके कार्यकाल में सफल हुआ, वो बात की बात है, लेकिन प्रयास आज से नहीं 27 साल से जारी है। मुस्कान, देखिए विवेक, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे। आज नए संसद भवन में एक नए भारत की तस्वीर के साथ ही क्या हंगामा भी देखने को मिलेगा क्या, जैसे पुराने संसद भवन में हंगामा देखने को मिलता था? देखिए, संसद भवन हो और वहां पे आरोप प्रत्यारोप न रहे, सरकार से सवाल जवाब न हो, तो ये लोकतंत्र के दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी हाउस चलता है सरकार को जवाब देना पड़ता है, विपक्षी अपने सवाल करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। अब ये सत्र कितना हंगामेदार रहेगा वो सत्र चालू होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री सभी सांसदों के साथ फोटो सेशन करा रहे हैं। सभी सांसद जो है दोनों सदनों के संसद भवन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद नए संसद भवन में प्रवेश होगा और उसके बाद सत्र का आगाज, यानी इस विशेष सत्र जो 18 सितंबर से शुरू हो चुका है उसके दूसरे दिन का आगाज जो है वो नए संसद भवन में होगा। देखिए विवेक, 2024 का चुनाव नजदीक है, जोर आजमाइश चालू है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में ये विशेष सत्र कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, अगर बात की जाए तो जब भी कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है। हमने इसके पहले भी देखा है कि जब भी सरकार ने इस तरीके से विशेष सत्र को बुलाया है तो कोई न कोई अति महत्वपूर्ण मुद्दा रहा ही है। महिला आरक्षण बिल की अगर बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और 27 सालों से सदन में लंबित रहा है। बात की जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि ये उनका बड़ा दावा इस महिला आरक्षण बिल पे है। बात की जाए तो जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इस पे भी चर्चा हो सकती है, तो ये भी राष्ट्र की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इस पे भी चर्चा होनी है। महिला आरक्षण के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन और साथ ही साथ हो सकता है कि यूसीसी की भी परिकल्पना इसमें देखी जाए, कुछ मुद्दों पर चर्चा हो जाए। तमाम ऐसे और भी मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करनी बनती है और विपक्ष कई ऐसे सवाल तैयार करके रखा है जिससे सरकार को जवाब देना ही होगा। आरोप ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
मिशन 2024 को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। यूपी में आरएसएस भी लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय हो गई है, जहां आज भाजपा और आरएसएस की समन्वय बैठक लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में होगी। इसमें सभी सहयोगी संगठन सरकार के मंत्रियों को जमीनी हकीकत की जानकारी दी जाएगी। दरअसल बैठकें 2 दिनों तक चलेंगी। इसमें आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सर कार्यवाहक अरुण कुमार के साथ ही संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आरएसएस और प्रदेश सरकार और भाजपा की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें जहां एक तरफ यूपी के सियासी माहौल पर चर्चा होगी, तो 2024 का रोडमैप क्या है, इस पर भी आज बड़ी चर्चा देखने को मिल सकती है। तो बीजेपी और संघ की आज एक बड़ी बैठक लखनऊ में होनी है और ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से संघ का दौरा देखने को मिल रहा है, क्या समझा जाए इससे, इसके क्या मायने हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक समन्वय बैठक कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज इसका 2 सत्र होगा। पहला सत्र ये जानकारी मिल रही है कि 12 बजे के आसपास देवा रोड के पास में कोई निजी होटल है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे और निराला नगर क्षेत्र में भी यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पर भी यह आयोजन होना है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो समन्वय बैठक है उसमें कई अनुसंधानिक जो संगठन रहेंगे वो भी साथ में रहेंगे। तो चुनाव को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक अहम मानी जा रही है। लेकिन देखिए रितेश, आज से पहले भी चुनाव हुए, 2024 से पहले भी चुनाव हुए, लेकिन संघ की इतनी सक्रियता कभी नहीं देखने को मिली। इस बार संघ का इतना जो सक्रियता देखने को मिल रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संघ अब की बार इस चर्चा में आ गया, क्योंकि जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है वो अखिल जितने भी आदिवासी हैं उनको उनका वोट बैंक साधने के लिए वो जुटा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आ रही कि जो आदिवासियों के वोट बैंक रह गए थे उन पर अब संघ जो है वहाँ पहुंचेगा और राष्ट्र के लिए एक पैगाम देगा, राष्ट्र के लिए संदेश देगा। तो ये जो बैठक हो रही है इसका सबसे मैं आपको लघु बताऊं कि भारतीय जनता बैठक हो रहा है। इस बैठक को केवल 2024 के चुनाव से अगर आता जा रहा है तो इसलिए कि जो वोट छूट चुके थे, जहां पर बूथ कमजोर है, वहां पर किस तरीके से समीक्षा होगी, कौन से सांसद अपने क्षेत्र में कैसा कार्य किए हैं, इन सांसदों ने अपने क्षेत्र में कैसी छवि बनाई है, वो पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से 2024 का चुनाव लोकसभा का आ रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसकी वजह से संघ भी अब ये साथ में आ गया और संघ साथ में हमेशा कहीं न कहीं बैक से लगा रहता है। तो ये ऐसा ये कदम ताल मिला के चलने का दोनों को जो अब की बार ये 2024 के चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो ये लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का उसमें 80 सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आदिवासियों के लिए और जो भी जातियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, देखिए रितेश, ये 2 दिन तक बैठक चलेगी और लाजमी है इसमें 1 या 2 मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। आदिवासी वोटर्स को किस तरीके से भाजपा के पक्ष में लाया जाए या आदिवासी वोटर्स को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने पर एक रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी। लेकिन और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? क्या सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है, क्या उस पर भी चर्चा होगी क्या? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की 2 कार्यकाल इधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पूरा हुआ, उसके बाद से अब ये जो 2024 का चुनाव आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मामला यहाँ पर यह है कि जितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सांसदों का एक खाका तैयार होगा और उसमें वो साफ तौर पर देखा जाएगा कि कौन से सांसद ने अपने क्षेत्र में कैसा कार्य किया है, जनता का उनके प्रति क्या व्यवहार है, उन्होंने जो उनके मद में सांसद निधि में पैसे आए थे क्या वो सांसद निधि के पैसे उस क्षेत्र में जनता और उस क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल किए गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस समीक्षा के दौरान पेश किया जाएगा और इसकी समीक्षा होगी। और इसमें मुझे लगता है जहां तक अगर विशेषज्ञों की माने तो ये भी बात सामने आ रही है कि इस रिपोर्ट कार्ड में और इस समीक्षा में ये भी तय किया जाएगा
कि अब की बार 2024 में सांसद का टिकट किसको मिलने वाला और किसको नहीं मिलने वाला ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी रितेश, सारी राजनीति की एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है और यूपी की राजधानी लखनऊ में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए जिसने दिल्ली की सत्ता को पूरी तरीके से हिला दिया। दिल्ली की सत्ता डगमगा गई। क्या लखनऊ में आज जो संघ और भाजपा की बैठक होनी है, इससे पूरे देश भर की रणनीति तैयार की जाएगी क्या कि भाजपा की रणनीति क्या है 2024 को लेकर पूरे देश भर में? देखिए, अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है मोहन भागवत, उनका कार्यक्रम 22 से 24 को रहेगा। इसके पहले तो समन्वय बैठक हो रही, इसमें एक समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा में कई संगठन, कई लोग जुड़ेंगे। जैसे आज 2 सत्रों में समीक्षा चल रही, एक जगह स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य और अन्य लोग पहुंच रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भी विंग है आरएसएस में जो भी जुड़े हुए हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर निराला नगर में बात की जाए तो यहाँ पर भोले पहुंच रहे हैं। तो ये दोनों जो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जो सत्र बैठ रही है, ये सत्र का सबसे बड़ा जो निकल करके आएगा लबोलबाद ये होगा कि 22 तारीख को जब वो पहुंचेंगे मोहन भागवत यहाँ पर, तो वो सारे समीकरण तैयार उनको मिलेंगे। कहाँ कहाँ क्या करना है, किस तरह से समीक्षा का क्या रिपोर्ट आया, वो सारी चीजें उनके सामने होंगी। हालांकि सीधी बात इस पर यहाँ पर यह स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं उनको जीतने का पूरा प्रयास जारी है और वो सिर्फ इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। आप ये देख सकते हैं कि वाराणसी में स्वयं जो भारत के प्रधानमंत्री है वो वहाँ के सांसद हैं। लखनऊ की बात की जाए तो राजनाथ सिंह यहाँ के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से। तो ऐसी उत्तर प्रदेश से ही सारी राजनीति शुरू होती है। अब अगर देश की राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश में काबिज होना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली की सत्ता में वो बैठ पाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार विवादों में रहने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच और अधर्म है। हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रह्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा क्या? किसी को हाथ से क्षत्रिय पैदा करते देखा क्या? क्या किसी को वैश्य समाज को पैदा करते हुए देखा? पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से होता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और अब वो फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आपको फिर से उनका वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत चरम पर है। ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या विडंबना है? आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंघे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? नहीं। तो पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और विवादों के स्वामी अब स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति में कहा जाता है। कभी सनातन धर्म को लेकर उनकी टिप्पणी सुनने को मिलती है तो कभी रामचरितमानस को लेकर वो विवादों में घिरे रहते हैं। और बीते दिनों उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। लेकिन उसके महज 2 दिन बीतने के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवा ब्रह्मा पर विवादित टिप्पणी की है। सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहानी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हुए आ रहे हैं और लगातार उनको हिदायतें भी कहीं ना कहीं मिल रही हैं, लेकिन इतने विवादित बयान देने की आखिर वजह क्या है? क्या उन पर नकेल नहीं कसी जा रही है क्या?
देखिए मुस्कान, ये पहली बार नहीं हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो सनातन धर्म पे बयान दिए। पहले भी रामचरितमानस से लेकर ब्राह्मणों पे भी वो टिप्पणी जो है वो कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वो बीच में बोले थे कि सनातन धर्म है और सनातन धर्म है, कहीं ना कहीं उनका ये जो विवाद है या उनका जो बयान है वो आगे पीछे होता ही रहता है। लेकिन बात की जाए तो आज पूरे देश में कहीं ना कहीं जो बात की जाए कि जिस तरह से ये पार्टी आई है इंडिया टीम, कहीं ना कहीं उनके तमाम ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म पे जो है वार कर रहे हैं। आप खुद देख सकती हैं कि जो जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन जो है अभी हाल में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म एक डेंगू है और एक मलेरिया की तरह, और उन्होंने आज भी एक बयान दिया है कि सनातन धर्म पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखा जा रहा है कि इंडिया टीम के जितने भी विपक्ष नेता हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे वार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कयास लगा रही है कि जिस तरह से जब से बीजेपी सरकार में 2019 और 2014 से जब सरकार में आई तो अल्पसंख्यक और जो पिछड़े जात है उनका जो वोट शेयर कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आई। अब बात देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस की जो वोट शेयर था 2009-2008 में, तो कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा था कि कांग्रेस को जो विपक्ष और जो अल्पसंख्यक और जो पिछड़े जाति था उनका वोट शेयर ज़्यादा था, और जब बीजेपी आई तो उनका वोट शेयर जो है पूरी तरह से बीजेपी पे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी कयास लगा रही है कि उनके बीजेपी के आने से सनातन धर्म जो है भेदभाव करते हैं और कहीं ना कहीं भेदभाव के चलते जो वोट शेयर है वो बट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बयान देकर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करके, पवित्र ग्रंथों पर टिप्पणी करके विपक्षी दलों को आखिर हासिल क्या होगा? क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टियां ऐसे तमाम तरीके के बयानों से? सही कहा आपने मुस्कान, क्योंकि मैंने हाल में ही अभी जनता से, लखनऊ के जनता से बात करने की कोशिश की। उनसे कहा कि क्या विपक्षी नेता जो है वो धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, क्या हमें हिंदू और मुस्लिम और सनातन धर्म की परिभाषा बताना चाहते हैं। तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर जो नेता है वो हमारे लिए क्या काम करना चाहते हैं। लेकिन इससे आपको बता दें कि जनता पे धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि हम यही बस वही नेता को चुनना चाहेंगे जो हमारे लिए हिदायत करे, जो हमारे पक्ष में बात करे। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते हैं। हम धर्म यही जानते हैं कि हाँ पूजा पाठ ये करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम और सनातन धर्म क्या है इसके पक्ष में बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये नेताओं का अपना बड़बोल है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो जो नेता है वो वार पलटवार करते हैं और वो वार पलटवार होता है जनता के मुद्दों के। लेकिन इस बार आपको बखूबी देख रही है मुस्कान, क्योंकि इस बार जनता का मुद्दा नहीं, इस बार जो मुद्दा है वो सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर, ये तमाम धर्मों को सीख पढ़ाया जा रहा है कि क्या धर्म कैसा है और कौन धर्म में क्या होता है। देखिए सुहानी, भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं, तमाम तरीके के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। और 2024 और अगर हम 2014 और 2019 के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार हिंदू वोटर्स एनडीए के पक्ष में ज्यादा अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बयानों से ये जो विपक्षी दल है, क्या माना जाए सीधा फायदा एनडीए को पहुंचा रही है क्या? देखिए मुस्कान, कहीं ना कहीं 2014 और 2019 की बात करें तो आप भी देखिए किस तरह से बीजेपी की जो है सरकार बनी, और कहीं ना कहीं इस बार जो है बीजेपी की जिस तरह से सरकार में G20 हुआ, जिस तरह से चंद्रयान लॉन्च हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो जनता है कहीं ना कहीं उससे खुश है। और बात करें बेरोजगारी महंगाई की तो उस पर भी जनता का ये कहना है कि जिस तरह से कोविड आया है और हमारी जो देश है वो इस बार बेरोजगारी में चल रही है, तो उसको सही तरीके से करने के लिए मोदी जी के पक्ष में ही जनता का बयान आ रहा है। लेकिन अब देखा जाएगा ये जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त हो रही है। और आप बखूबी देख रही है कि उपचुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी की बढ़त हुई। तो ये देखा जा रहा है कि क्या विधानसभा, क्योंकि अभी भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और उसका अभी देखा जाएगा परिवार क्या आने वाला है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अगर जो इंडिया टीम है उसे काबिज कर पाती है तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन बात करें धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।